नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की प्रक्रिया में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम मेंस आंसर राइटिंग को लेकर कुछ और भी बातें करेंगे। पहले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर लेखन प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी, जैसे आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, बिगनर्स की मूल समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, घबराहट होती है, भूमिका और निष्कर्ष लिखने की समस्या पर हमने बातें की थी। ठीक है, क्या सभी में भूमिका और निष्कर्ष लिखना है, कैसे लिखना है, भूमिका में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, शब्द सीमा को लेकर हमने बातें की थी। फ्लो चार्ट, ग्राफ, मैप की अनिवार्यता या उनकी उपयोगिता पर हमने बातें की थी। ठीक है, हैंड राइटिंग को लेकर हमने बातें की थी। करंट एग्जाम्पल किस प्रकार से ऐड किए जा सकते हैं, उन पर बातें की थी। हमने एक फॉर्मेट को भी समझने की कोशिश की थी कि जो आंसर राइटिंग है वो कंटेंट के प्रेजेंटेशन से मिलकर बना है। ठीक है, और इसमें हमने बातें की थी कि किस प्रकार का हमारा कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन किस प्रकार होना चाहिए, इस पर भी हमने बातें की थी। अब हम इसी क्रम में आगे बात करने जा रहे हैं जो हमारी उत्तर लेखन को और भी प्रभावी बनाएगा। इसमें कुछ बातें ये है कि उत्तर लेखन की प्रक्रिया में कौन कौन सी और भी महत्वपूर्ण चुनौतियां परीक्षार्थी महसूस करते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या जो आंसर राइटिंग को लेकर आती है, पहली समस्या है कि आप प्रश्न को सही से समझ सकें, प्रश्न को सही रूप में समझना। अब सही रूप में समझना का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परीक्षक क्या चाहता है आपसे, प्रश्नकर्ता आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या आप उसी रूप में प्रश्न को समझ रहे हैं। एक चीज और हो सकती है कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उप प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उनको आप सही समझ पा रहे हैं, उनका सही अनुपात अपने उत्तर में दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात प्रश्न की मांग के अनुसार हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और भी हो सकता है कि कठिन शब्दावली पूछी जाए। ठीक है, अनुवाद की समस्या हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है कई बार एक दूसरे से भिन्न हो, तो उस पर क्या करें परीक्षार्थी, इस पर हम एक बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एमपीपीएससी के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एमपीपीएससी 2020 मेंस की पेपर सेकंड की बुकलेट है। ठीक है, अब हम इसमें समझते कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आप इंस्ट्रक्शन, आप ये पूरे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ना, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए कि हिंदी व्याकरण एवं हिंदी निबंध के प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का हिंदी और अंग्रेजी में उत्तर लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर शब्द सीमा के बारे में बताया गया कि जो आप अपने उत्तर लिखेंगे निर्धारित शब्दों की सीमा से अधिक नहीं लिखेंगे और दी गई लाइनों के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये है कि यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में से हिंदी रूपांतरण मान्य होगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि पिछले वीडियो में हमने ये बातें की हों कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ही तय करेगा, तो वो गलती हुई है मुझसे, मैं भी नहीं जानता था। तो अभी आपको अपडेट कर लेना है ये इन्फॉर्मेशन, और आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो वरीयता है वो हिंदी रूपांतरण को दी जाती है, तो ये ध्यान रखना है, आपको अपडेट कर लेना है ये चीज़ें। फिर हमने जो पेन से संबंधित बात की थी, तो इसमें लिखा है कि आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, कुछ बातें हैं, आपको ये ध्यान रखना है और ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं, तो ये आपको मदद करेंगे आपके आंसर राइटिंग में, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अब देखते हैं उत्तर लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत। अभी हमने एक चीज़ समझी कि प्रश्न के अंत में जो प्रयुक्त शब्दावली है वो प्रश्न को समझने में बाधा उत्पन्न करती है, अर्थात परीक्षक या प्रश्न पूछने वाले की मांग क्या है, इसमें विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि अगर पूछा जाए कि स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, तो इसमें परीक्षक की मांग क्या रहती है और क्या एक सामान्य समझ होगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही
माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। अभी हमने एक चीज़ और देखी कि अगर कोई अनुवाद में तथ्यात्मक त्रुटि होती है या कोई अन्य त्रुटि होती है तो हमने ये समझा कि हिंदी रूपांतरण को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदी में स्पष्ट कीजिए लिखा है या अंग्रेजी में इसके लिए रूपांतरण एक्सप्लेन या क्लैरिफाई है, तो किस प्रकार से विद्यार्थी परीक्षक या प्रश्नकर्ता के मांग को पूरा कर सकते हैं और क्या सामान्य रूप से लिखा जाना चाहिए, ताकि हम प्रश्न को सटीक रूप से समझ सकें और प्रश्न की पूछने की जो दिशा है उससे दिग्भ्रमित ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ ये जो कीवर्ड्स लिए हैं इनको वर्गों में बांट रखा है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर दो वर्ग हैं, वर्ग 1 है और वर्ग 2 है। यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों का ही समान आशय है, लगभग थोड़े बहुत अंतर को अगर छोड़ दें, उस अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, ऐसे ही वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रायः एक समान आशय वाले शब्द हैं। तो परीक्षक की क्या मांग है? जो प्रश्न पूछा गया है उस विषय से संबंधित जानकारी या सूचनाएं सरल भाषा या शब्दों में परीक्षार्थी उपलब्ध करा दें, ठीक। कुछ अंतर भी हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी पूछा जाएगा इसमें से स्पष्ट कीजिए, तो परीक्षार्थी यही करेंगे कि उससे संबंधित जानकारियां सरल रूप में प्रस्तुत करा देंगे। लेकिन वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए से किस प्रकार से भिन्न है, थोड़ी एक सामान्य समझ देखते हैं इसमें। तो वर्णन करने का मतलब क्या है? वर्णन करने का मतलब है कि जैसा है वैसा ही बताना, जैसा है वैसा ही बताना, ये होता है वर्णन करना। यानी यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का समावेश ज़्यादा है, यानी यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव या विचार, भाव, आपने क्या अनुभव किया, उसकी बजाय जैसा है उसी तरह बताने में ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी वस्तुनिष्ठता का समावेश यहाँ अधिक मात्रा में करना है। किस प्रकार से? तथ्यों, आंकड़ों, प्रामाणिक उदाहरणों के साथ। हालांकि यहाँ भी तथ्य, प्रामाणिक उदाहरण, आंकड़े यहाँ भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभवों का भी समावेश किया जा सकता है। बस इतना ही, थोड़ा सा अंतर, यानी अपने शब्दों में आप अपने तरीके से बात रख सकते हैं। आप यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्टिविटी, जिसे व्यक्ति परकता कहते हैं, उसका थोड़ा स्कोप कम है, ठीक है। वर्ग है जिसमें हमने कुछ कीवर्ड्स रखे हैं। समीक्षा कीजिए, आलोचना, समालोचना, परीक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन, आकलन, ठीक है। और इसी क्रम में इनके आप अंग्रेजी रूपांतरण भी देख लेंगे। तो इन कीवर्ड्स के माध्यम से परीक्षक की क्या मांग रहती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी किसी भी प्रश्न में समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक लेख, समालोचनात्मक टिप्पणी करिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी कीवर्ड्स आएंगे, पुच्छ शब्द आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो पूछे गए प्रश्न के पक्ष विपक्ष से संबंधित बातें करनी है और पक्ष विपक्ष से संबंधित सभी बिंदुओं को आपको बताना है और अंत में उसका सार तत्व तो बता देना है। यानी समग्र उपयोगिता उस विषय की इन पक्ष विपक्ष के गुण दोष के संदर्भ में क्या है, ठीक है, तो ये बता देना है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगला वर्ग है विश्लेषण से संबंधित और चर्चा या विवेचना से संबंधित। तो विश्लेषण का क्या तात्पर्य है? विश्लेषण का तात्पर्य है कि किसी जटिल विषय या समस्या के विविध पक्षों को उजागर करना, ठीक है। उसमें कई पक्ष हैं, चिपके हुए हैं आपस में। अगर हम विश्लेषण का संधि विच्छेद करें तो वी श्लेष और न, वी का मतलब है अलग अलग करना, श्लेष का मतलब चिपका हुआ और न मतलब प्रक्रिया, यानी विविध पक्षों को अलग अलग स्पष्ट कर देना, यही विश्लेषण है, ठीक। तो इसमें परीक्षक की मांग यही है कि आप कोई भी विषय है या समस्या है उसके विविध पक्षों को उजागर करें और उनमें अंतर संबंधों की व्याख्या कर दें, ठीक है। चर्चा का क्या मतलब है? एक सामान्य अर्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण डिस्कस है। तो जब भी किसी भी कथन में आए कि आप इस कथन पर चर्चा कीजिए, इस कथन की विवेचना कीजिए, तो आप क्या करेंगे? संबंधित विषय के विविध पक्षों की बात कर देंगे, जैसे कि हमने विश्लेषण में देखा। यही विश्लेषण करना होता है। यानी जब विविध पक्षों की बात करना है तो हम क्या करेंगे?
क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन पर बात करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि पक्ष और विपक्ष की भी बात करेंगे। और जैसे ही पक्ष और विपक्ष की बात आएगी तो समग्र मूल्यांकन या समग्र उपयोगिता पर भी बात होगी। ठीक। अब एक कीवर्ड्स है कमेंट, टिप्पणी करना। जैसे कोई भी कथन है, पूछ लिया गया कि इस पर टिप्पणी करें, तो जब भी टिप्पणी पूछी जाएगी तो परीक्षक की मांग क्या है और परीक्षार्थी क्या करें। तो पूछे गए प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करना, मत व्यक्त करना ही टिप्पणी करना कहलाता है। और विचार आप व्यक्त करेंगे तो पहले उससे संबंधित व्याख्या कर देंगे। व्याख्या करने का मतलब है एक्सप्लेन, जैसा कि पहला वर्ग कहता है। और उसमें क्या करना है, संबंधित जो विषय है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं, जानकारियां आप सरल भाषा में व्यक्त कर दें। कुछ अपने व्यक्तिगत भाव विचार भी लिख सकते हैं और तथ्यों आंकड़ों के माध्यम से भी ये व्याख्या कर सकते हैं। और फिर बाद में उसका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन। जैसा कि अभी हमने समझा कि मूल्यांकन का मतलब है कुछ पक्ष की बातें बता दें और कुछ विपक्ष की बातें बता दें और उसका एक समग्र उपयोगिता दर्शा दें। तो ये बातें आपको टिप्पणी अगर पूछी जाए तो इस प्रकार से करनी है। ठीक है। और एक अंतिम वर्ग आता है तुलना से संबंधित। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि तुलना करें, तो तुलना करने के प्रश्न अगर आते हैं तो उसमें आपको समानताएं संबंधित विषय की लिखनी पड़ेगी और असमानताएं या उसका अंतर लिखना पड़ेगा कि जो भी आपसे विषय पूछा जा रहा है उन पर समानताएं क्या हैं और उनमें अंतर क्या है, तभी उसे तुलनात्मक अध्ययन कहा जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कीवर्ड्स के माध्यम से इनके अर्थ समझने की कोशिश की कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कथन में टिप्पणी करें तो आप क्या करेंगे। ठीक। ऐसे ही तुलना के माध्यम से विश्लेषण का क्या मतलब है, ये चीज़ें समझने की हमने कोशिश की। अब हम चलते हैं, प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किन कीवर्ड्स का उसमें प्रयोग किया गया है और अभी जो हमने इन कीवर्ड्स का अर्थ समझा तो उसमें क्या कर सकते थे और क्या करना चाहिए। अब हम प्रश्नों के माध्यम से सभी कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वर्ग हमने देखा था कि पहले वर्ग में क्या है, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, समझाइए। ये हमारा पहला वर्ग था। ये देखिए आप, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए। ऐसे ही दूसरा वर्ग था वर्णन कीजिए। और हमने एक सामान्य समझ बनाई थी कि इन सभी का अर्थ लगभग समान है, एक समान आशय वाले शब्द हैं दोनों ही वर्ग। और अगर परीक्षार्थी इसमें क्या करे तो जो भी प्रश्न पूछा गया है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सरल भाषा शब्दों में व्यक्त कर देना है। थोड़ा अंतर भी हमने समझा था कि जब हम वर्णन करेंगे तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता का समावेश ज़्यादा है व्यक्तिगत अनुभव की बजाय। और पहले वर्ग में हम व्यक्तिगत अनुभव, भाव या विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ पर क्रिएटिव और इनोवेटिव होने का जो आयाम है वो ज़्यादा है। अब पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या थे, स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही अगला है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय स्पष्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आप देंगे एक्सप्लेन वर्ड है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, सामान्य अर्थ है सभी का। अब हम यहाँ पर भूमिका और निष्कर्ष में क्या लिखना है ये सब बातें नहीं करें क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये बातें कर रखी हैं। यहाँ पर एक हम फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे और कीवर्ड्स को लेकर ही हमारी ये वीडियो है। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे अगर, तो प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको कुछ पार्ट्स में रख लीजिए। एक हो गया पार्ट्स भारत की संविधान सभा और उसके समक्ष प्रमुख मुद्दे, और इसी का हमको स्पष्टीकरण देना है। हमने बात की थी कि स्पष्टीकरण आप कैसे दे सकते हैं, तथ्यों आंकड़ों के माध्यम से। तो भूमिका निष्कर्ष में आप भारत की संविधान सभा के बारे में 2-3 लाइनें लिख सकते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर बनी, कब गठन हुआ। ठीक है। उसके सामने क्या चुनौतियां थी, जैसे एक संविधान निर्माण की प्रमुख चुनौती थी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये आपका भूमिका हो गया, ये आपका मेन बॉडी हो गया। स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो आप वहाँ जो संविधान सभा के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान जो भी बहस हुई थी, आप किसी भी विद्वान को लेकर वो कोट कर सकते हैं कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा। ठीक है। कौन कौन से इशू उठ रहे थे, उनके समक्ष में विभिन्न विद्वानों की क्या राय थी, तो इनके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। 100 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। तो
उस हिसाब से आप ये बातें रख सकते हैं और इसी आधार पर आपका ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऐसे ये पहले वर्ग के सभी प्रश्न हैं। एक प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए मतलब सामान्य रूप में अपनी अपनी बातें कह देनी है, ठीक है। तो गठन और कार्य, एक तरह से पहले आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ भूमिका बता देनी है, उसका गठन कैसे हुआ ये बता देना है, फिर उसके कार्य बता देने हैं और वर्तमान संदर्भ में जोड़कर इसका महत्व बताते हुए निष्कर्ष बता देना है। और यही आपका सामान्य रूप से परीक्षक की मांग भी यही है इसमें, ठीक। फिर यहाँ पर व्याख्या कीजिए और इसके लिए डिफाइन है, डिफाइन मतलब परिभाषित कर देना, सामान्य परिभाषा देना। आप अपने सरल शब्दों में, अपने शब्दों में क्रिएटिव होकर, इनोवेटिव होकर चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप समझाइए, ठीक है। और आप देखेंगे आगे दूसरे वर्ग में आप जाएंगे तो वर्णन, तो वर्णन में हमने बताया है कि जब भी वर्णन आएगा, विवेचना आएगा, तो यहाँ पर आप व्यक्तिपरक विचार कम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का जो मात्रा है उसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि उल्लेख, ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेन वर्ड आया है, ठीक है। तो इतने घबराना नहीं है कि एक्सप्लेन का मतलब हमने यहाँ पर समझा था कि स्पष्ट करना है, इसीलिए देखे हैं हमने कि एक सामान्य वर्ग में इसको रखा। और क्या परीक्षक की मांग है ये ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी माध्यम वाले बिल्कुल भी इसमें ये ना सोचेंगे कि अरे वहाँ एक्सप्लेन के लिए स्पष्ट शब्द था, यहाँ उल्लेख है, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक सामान्य समझ बनाने की इसमें कोशिश की है कि क्या करना क्या है, ठीक है। तो विद्यार्थी भी दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तरफा बिल्कुल भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आप देखेंगे हमने बताया कि चर्चा के लिए डिस्कस है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो आप जैसा कि बताया ना कि हिंदी रूपांतरण के अनुसार कॉपियाँ चेक होंगी अगर, तो आप हिंदी रूपांतरण को उस पे रखेंगे। हालांकि चर्चा में भी क्या हमने बात की है कि चर्चा करने में हमने क्या बताया था, आप यहाँ पर जाएंगे कि कोई भी चीज़ लिखा है कि उस पर चर्चा करें, तो हमने चर्चा विवेचना में बताया था कि यहाँ पर आप उसके विविध पक्षों की बात कर रहे हैं। तो सामान्य बात है कि आप स्पष्ट भी कर रहे हैं तो विविध पक्षों की ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग बातें सब वही हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तरफा हमारा उत्तर बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ऐसे ही यार आप तीसरे ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा समीक्षा कीजिए, ठीक है, इवेलुएट, फिर आप देखेंगे एग्जामिन, ठीक, परीक्षण कीजिए। तो हमने यहाँ पर बात की थी गुण दोष का विवेचन करना है और समग्र उपयोगिता उसकी बता देनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ऐसे ही आप इधर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर असेसमेंट पूछा गया है। असेसमेंट में आपकी राय भी मांगी जाती है, तो आप अपनी राय भी कैसे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अगर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है या कहीं भी संविधान का आर्टिकल है, तो उस आधार पर ही आपकी राय मानकों पर ही आधारित होगी, अपने से कुछ भी तो नहीं लिखा जा सकता। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही प्रामाणिक उदाहरण हो गए, लोकप्रिय उदाहरण हो गए, इन्हीं सब की बात करनी है। आलोचनात्मक परीक्षण हो गया, आलोचनात्मक लेख हो गया, ये सब इसमें गुण दोष विवेचन करना है और फिर समग्र उपयोगिता बता देना है। भूमिका निष्कर्ष के इतर हम बात कर रहे हैं कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है। तो यही सब बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चर्चा कीजिए, डिस्कस शब्द आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि आपको एक सामान्य समझ बना के रखनी है कि जब भी किसी भी प्रश्न में अगर ये पूछा जाए कि कोई भी चीज़ है कि विश्लेषण है, एनालाइज है, तो कम से कम क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने बात किया कि विश्लेषण का मतलब है कि इसके विविध पक्षों की बात करना, तभी तो उसको कहेंगे कि आपने एनालिसिस किया, ठीक है। विविध पक्षों में क्या आप उसके गुण दोष की विवेचना, ठीक है, ये कर सकते हैं और एक समग्र मूल्यांकन बता सकते हैं कि फाइनली इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही चर्चा की बात की थी हमने, तो चर्चा में भी क्या है, चर्चा डिटेल में उस पर बात करना है, ठीक है। और चर्चा के माध्यम से परीक्षक क्या जानना चाहता है कि आपने उस विषय का गंभीरता से अध्ययन किया है, क्या आप समग्रता में उसको जानते हैं, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, यही मांग है और इसी के अनुसार आपको ये चीज़ें हल करने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से मेंस आंसर राइटिंग में एक ये भी पहलू था जिस पर हमने आज बात कर ली। अब हम मेंस आंसर राइटिंग जब भी कराएंगे तो इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे
चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।